सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज़ है और ज़बरदस्त तेज़ी एक बार फिर मार्केट में रही है। 405 पॉइंट से जिसका इजाफा हुआ था वो इख्तिताम तक 800 पॉइंट्स की हद को भी अबूर कर गया और 95,000 से ऊपर इस वक्त इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त इंडिकेटर है आने वाले दिनों में नए सरमायाकारों के लिए। जिस तरह मार्केट ऊपर जा रही है, मज़ीद नए सरमायाकार इस वक्त मार्केट में आ सकते हैं, चूँकि इंटरेस्ट रेट ना सिर्फ अभी गुज़िश्ता रिव्यू में डाउन हुआ बल्कि आने वाले दिनों में भी एक्सपेक्टेशन ये है कि मज़ीद उसमें कमी आएगी और फिर मार्केट की ग्रोथ का तसलसल भी जारी रहेगा। कफील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, बोल न्यूज़ के नुमाइंदे हैं, जो स्टॉक मार्केट की आज की सूरत हाल से हमें अपडेट करेंगे। कफील, बताइएगा नई सरमायाकारी किस तवातुर से मार्केट में आ रही है? इंडेक्स को हम रोज़ ऊपर जाते देख रहे हैं, आज किस तरह से कारोबार हुआ है? देखिए सेंटीमेंट खासा पॉजिटिव है। अगर हम बात कर लें गुज़िश्ता 10 महीने की तो सरमायाकारों को 52% का जो है वो रिटर्न जो है वो हासिल हुआ है स्टॉक मार्केट से और तकरीबन कोई 30,000 से ज़ायद पॉइंट्स का मार्केट में इजाफा हुआ है। आज के दिन की बात कर लें तो एक और तारीखी संग मील मार्केट ने अबूर किया है और मार्केट 1,000 से ज़ायद पॉइंट के इजाफे के दौरान के इजाफे से जो है वो 95,278 है, जो कि एक तारीखी लेवल है स्टॉक मार्केट का। वहाँ जो है वो मार्केट ट्रेड हुई है। और अगर हम बात कर लें ऑयल सेक्टर की, फार्मास्यूटिकल, इसके अलावा बैंक्स हैं और ऑटो सेक्टर, तो ये चीज़ें जो हैं वो खासा सरमायाकारों को अट्रैक्ट कर रही हैं। दूसरी जानिब अगर हम बात कर लें जो IMF की टीम इस वक्त मौजूद है, उन जो तमाम खदशात थे कि जो है वो मिनी बजट आएगा और तमाम खदशात जो हैं वो ज़ाइल हो चुके हैं और यही वजूहत है कि सरमायाकारों का एतमाद खासी हद तक बहाल हुआ है और इसी वजह से मार्केट जो है वो एक नए रिकॉर्ड जो है वो बना रही है और सेंटीमेंट पॉजिटिव है। मार्केट पहली मरतबा मार्केट पे 95,000 का लेवल दूर करने में कामयाब हुई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कफील अहमद हमारे साथ मौजूद थे। मार्केट एक खासी पॉजिटिव फ़ज़ा है और रोज़ हम देख रहे हैं कि एक नया संग मील अबूर हो रहा है, एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। बहुत तेज़ी के साथ मार्केट इस वक्त 6 फिगर्स की जानिब जा रही है। अब देखना यह है कि किस रोज़ मार्केट 1 लाख के इंडेक्स को अबूर करती है और फिर वहाँ पर स्टेबल भी रहती है, चूँकि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मार्केट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी जानब जो हमारी ओवरऑल इस वक्त मुल्क की मईशत है उसको खासे चैलेंजेस दरपेश हैं। उसमें भी इंडिकेटर्स हमें पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो टैक्स कलेक्शन का रेवेन्यू रखा गया उसमें एक बड़ा शॉर्टफॉल अभी 4 माह की कारकर्दगी के बाद सामने आया और 189 अरब का ये शॉर्टफॉल है, जिसके बाद मिनी बजट को लाने की बातें की जा रही हैं। अब एक तरफ मिनी बजट की स्पेकुलेशंस हो रही हैं और दूसरी तरफ जो हुकूमती वज़ीर हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर मुख्तलिफ शोबों से टैक्स कलेक्शन को बेहतर बनाया जाए और जो स्मगल शुदा अशिया हैं उन पर प्रॉपर टैक्स कलेक्शन की जाए तो 300 से 350 अरब का इजाफा टैक्स कलेक्शन में हो सकता है और फिर उससे तनख्वाहदार तबके पर भी जो बोझ है टैक्स कलेक्शन का उसमें कमी आ सकती है। चूँकि IMF की टीम जब पाकिस्तान के दौरे पर पहुंची, ये रिव्यू हुआ, उसमें कुछ सख्त शराइत मजीद पाकिस्तान की गई। चूँकि रेवेन्यू का ये शॉर्टफॉल जो सामने आया था, इसको पूरा करने का प्लान तलब किया गया कि किस तरह से अखराजात में कमी करनी है और फिर किस तरह से इस शॉर्टफॉल को अब पूरा करना है। इस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर नूर फातिमा साहिबा हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद हैं, जो इकॉनमी के चैलेंजेस हैं उनसे ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कि अब इस पर क्या स्ट्रेटजी हुकूमत की इस वक्त होनी चाहिए। नूर फातिमा साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये हमें 4 माह की कारकर्दगी के बाद 189 अरब का जो शॉर्टफॉल इस वक्त टैक्स कलेक्शन में नज़र आ रहा है, अब ये किस तरह पूरा किया जा सकता है कि जो पहले से टैक्स पेयर्स हैं उन पर बोझ भी ना पड़े और हुकूमत के पास ये कमी भी पूरी हो जाए? हाँ जी, देखिए जो इसमें इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि एटलीस्ट जो हमारे एक क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट लेवल जो है अब वो रेस्टोर हुआ है, खासतौर पे IMF की टीम के आने के बाद और वो एश्योरेंस देने के बाद कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो अपने मेजर्स ले रही है उसको फर्दर एनहांस करने की ज़रूरत है, लेकिन उसमें कोई बहुत रेडिकल चेंज नहीं आएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि 100 बिलियन जो आपका 100 बिलियन रुपीस जो है वो टैक्स रेवेन्यू में कमी है सो फार, जो अक्टूबर में टारगेट दिया गया था FPR को, उनका उसके ऊपर बहुत बड़ा कंसर्न है। और उसके ऊपर जाहिर है उन्होंने ये बात की है कि आप जो सूबों के टैक्स का जो वो है रेशो उसको भी बढ़ाएं, आप एग्रीकल्चर के ऊपर भी टैक्स लगाएं और एग्रीकल्चर टैक्स तो खैर पहले से है लेकिन उसको रैशनलाइज करें और जो सूबों के का जो आपका कंट्रीब्यूशन है टैक्स का क्या कंट्रीब्यूशन इनटू GDP वो उन्होंने कंसर्न शो किया है कि उसको लेके आए। तो नेचुरली देखिए ये वो सब चीज़ें हैं जो आपकी सेल्फ रिलायंस की तरफ जाती हैं और सेल्फ रिलायंस इसलिए हमें चाहिए इस दफ़ा कि हमने तो खुद उनसे कहा है कि जी दिस इज़ अवर लास्ट टाइम दैट वी आर विद यू, 25th टाइम।
तो अब हम नेक्स्ट टाइम नहीं आना चाहते। तो उसकी रैशनैलिटी जो $7 बिलियन उन्होंने आपको दिया है, दे वांट टू सी इट कि आपने रैशनलाइज तरीके से उसको खर्च करने के लिए क्या रोड मैप बनाया है। उसके लिए वो आए हैं और उसके ऊपर उन्होंने कुछ अपने जो रिजर्वेशन शो किए वो इनकम टैक्स के ऊपर ज्यादा की है कि जो आप इनकम टैक्स का जो 100 बिलियन शॉर्टफॉल है उसको आप कैसे करेंगे, उसके लिए प्लान दें। और जो आपका बेसिकली चूंकि अभी तक एनएफसी अवार्ड में भी ये है कि हम उनको वी जस्ट डिस्ट्रीब्यूट फ्रॉम द फेडरल साइड, लेकिन क्या उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है, एग्रीकल्चर जो है वो मेजर पार्ट है प्रोविंसेस का, उसकी क्या कंट्रीब्यूशन है, बेसिकली उन्होंने थोड़ा सा इसको रैशनलाइज करने की कोशिश किया। तो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और उसी वजह से अभी आप जैसे अपना बिजनेस के न्यूज में बता रहे थे कि उसी वजह से एक क्रेडिबिलिटी और एक आपका कहना चाहिए कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है, क्योंकि एक उन्होंने आपको एश्योरेंस दी है कि ये $7 बिलियन जो है वो अब रिलीज होने जा रहे हैं। तो नूर साहब, ज़ाहिर है एग्रीकल्चर नेट में लाना शायद उस तरीके से जितनी ज़रूरत है इस वक्त शायद उतना आसान नहीं है इस वक्त हुकूमत के लिए। उसके लिए फिर जनवरी में कानून साजी प्लान की हुई है, वो किस हद तक कामयाब होती है नहीं होती वो देखना होगा। ईजी वे आउट इस वक्त गवर्नमेंट के पास ही अगर 189 के खसारे को पूरा करना है बिलियंस के, तो इसका ईजी वे आउट क्या होगा? ये कोई जीएसटी वगैरह अगर पेट्रोल पर लगती है तो फिर जो इस वक्त महंगाई एक सिंगल डिजिट में आ चुकी है वो दोबारा डबल डिजिट में जा सकती है, वो ऊपर की तरफ जा सकती है, तो हुकूमत का वो क्रेडिट भी ख़त्म हो जाएगा। ऑप्शन इस वक्त हुकूमत के पास क्या क्या है इस खसारे को पूरा करने के लिए? देखिए जी जी, किसी भी टैरिफ को बढ़ाना या आपके फ्यूल प्राइस को बढ़ाना या इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस को बढ़ाना, ये हमेशा पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए जो है ना वो बड़ा टफ डिसीजन होता है, क्योंकि नेचुरली उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इसका जवाब देना होता है। आई डोंट थिंक सो देयर माइट बी सम रैशनलाइजेशन ऑफ द टैक्सेशन आल्सो इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, और जिस तरह से पहले हम रियल स्टेट के टैक्स उसमें देख रहे हैं। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान के जो पेट्रोल की अभी कीमत है उसकी लेवीज में इतना गुंजाइश मौजूद है कि आप फर्दर, क्योंकि एक तो आपने वो प्रेशर जो है वो आगे ट्रांसफर करना होता है जो इंटरनेशनली प्रेशर आता है, उसकी एडजस्टमेंट देनी होती है, और उसके साथ अगर आप लेवीज में ऐड कर देंगे तो आई थिंक इट विल बी टू मच, बिकॉज इस गवर्नमेंट का जो बेसिकली इलेक्शंस में आने का और वो सब बात थी वो थी महंगाई, जो कोर आप किसी का समझते हैं किसी मैनिफेस्टोज का, तो वो तो महंगाई है। अब ये कि 40% से 8% या 9% जो कि गवर्नमेंट की अपनी फिगर है वो गवर्नमेंट क्लेम करिए, दैट इज द ओनली सक्सेस दैट दे आर देयर। लेकिन वो आपकी बात ठीक है कि वो उसको बढ़ा देगा। एनीवे ये चीज जो है इसको एड्रेस होना है। उसकी रीजन ये है कि रेवेन्यू आपको, आप डिपेंडेंट रेवेन्यू की वजह से, और रेवेन्यू के ऊपर आपको बार बार फिर जाना पड़ेगा। दिस व्हाट दे वांट। एग्रीकल्चर के ऊपर बढ़ सकता है और इनको वो सेक्टर्स देखने पड़ेंगे, एटलीस्ट वो जो सैलरी क्लास का एक साइकिल है उसको एटलीस्ट ब्रेक होना चाहिए। दिस व्हाट दे हैव इंडिकेटेड आल्सो कि आपका पास जो रजिस्टर जो टैक्स पेयर है बस वो है, उसको आपने एनहांस नहीं किया। दे नीड टू बी अ बिट इनोवेटिव कि आप टैक्स पेयर को किस तरह से रिवॉर्ड करते हैं कि आपके पास टैक्स पेयर, और उसके अलावा टैक्स से जो आप टैक्स अवॉइड कर रहे हैं उसको महंगा कैसे करते हैं कि टैक्स ना देना आपको ज्यादा महंगा पड़े बजाय इसके कि टैक्स देना। तो इस तरह की इनोवेटिव चीजें नहीं करनी पड़ेंगी। फर्दर देयर इज नो रूम अवेलेबल इन माय व्यू, देयर इज नो स्पेस अवेलेबल इन माय व्यू कि जिसको आप ट्रांसलेट करें लोगों की डे टू डे चीजों के अंदर, क्योंकि इससे इन्फ्लेशन जाएगा और वो आपके ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ दिस कंट्री विल बी अफेक्टेड। और अनूर साहब, ऑस्टेरिटी मेजर्स फिर वो कहाँ चले गए? अपने अखराजात को कम करने की पॉलिसी ऐसा लग रहा है कि इस वक्त कहीं खो सी गई है। IMF का उस पर भी बड़ा एक जोर था और उससे भी अच्छी खासी बचत हो सकती थी, लेकिन प्रैक्टिकली हमें वहाँ कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। देखिए, ऑस्टेरिटी मेजर जो है वो आपके अपना प्लान था, आपकी गवर्नमेंट ने खुद दिया था और एक प्लान के तहत दिया है। ऑस्टेरिटी मेजर जनरली IMF की प्रेस्क्रिप्शन में होता है, लेकिन ऑस्टेरिटी मेजर के ये जी गवर्नमेंट जो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको प्लॉट ना दें, उनको गाड़ी ना दें या उनको फैसिलिटी ना दें, दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ IMF। ठीक है, इतना 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 निटी ग्रिटी में IMF ने नहीं जाना होता। उन्होंने देखना ओवरऑल आपने करंट अकाउंट डेफिसिट को या ओवरऑल आपने जो आपका ऑस्टेरिटी मेजर को आपने किस तरह से देखा है, तो नेचुरली इट विल बी अ बिहेवियर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप एक चीज शुरू करते हैं तो इतना ज्यादा रेजिस्टेंस आती है आपको ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम से कि वो शायद पॉलिटिकल गवर्नमेंट को, चूंकि हमारे यहाँ तो एक्सटेंडेड स्टेट है विच इज बीइंग रन मोस्टली जो हमारे ब्यूरोक्रेसी सिस्टम है, तो वो नहीं उसको चलने दिया जाता। लेकिन ये एक बिहेवियर है
जिसको आपको कर्टेल करना, एक वो बिहेवियर जिसमें आप ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा स्पेस अवेलेबल है उन लोगों के लिए जो इतने एफिशिएंटली प्रोड्यूस नहीं कर रहे, लेकिन वो ज़्यादा फैसिलिटेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की अगर आप बात करते हैं तो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा उनको चली जाती है, तो विच क्रिएट्स ए काइंड ऑफ ए गैप बिटवीन हैव और हैव नॉट्स के अंदर। तो ये तो एक पूरे रवैये की बात है, लेकिन अर्जेंट लेवल के ऊपर जो मैं समझती हूँ जो गवर्नमेंट का इस वक्त रवैया है वो ये है कि वो ये चाहते हैं कि आपके पास इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ हो, और इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ जो है वो काम करती है। चाइना की ग्रोथ भी इस वक्त इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ है कि आप इन्वेस्टमेंट करें और लेके आए। हम इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करना चाहते हैं, यही हमारा एक नैरेटिव है। SIFC जो बना है उसका भी एक नैरेटिव है। SIFC के थ्रू अब आपके पास बहुत सेकंड पार्ट ऑफ द CPEC भी आपको SIFC के थ्रू एग्जीक्यूट करना होगा। सो कोई एक रेसिपी नहीं है, देयर आर डिफरेंट थिंग्स एट द डिफरेंट लेवल इन द डिफरेंट सेक्टर्स जो आपको एक वक्त में सब लेने पड़ेंगे। ना तो आप किसी एक सेक्टर को बर्डन कर सकते हैं, ना आप एक खास कम्युनिटी को बर्डन कर सकते हैं, ना आप खास बिजनेस को बर्डन कर सकते हैं, बट आपको एट द सेम टाइम प्रोडक्टिविटी भी चाहिए, आपको बिजनेस भी चाहिए, आपको बिजली भी इकोनॉमिकल रखनी है ताकि आप सर्दी और गर्मी में उनके प्रेशर्स को सह सके। आप गैस का यूज भी नहीं कर सकते बहुत ज्यादा, इसलिए कि अल्टीमेटली आपको फिर बिजली को के प्राइसेस को और उसकी कॉस्ट को देखना पड़ेगा। देयर आर सो मेनी थिंग्स, लेकिन जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है ऑन द टॉप इट शुड बी ऑस्टेरिटी, इट शुड बी। डॉक्टर साहब, ये जो इस वक्त अगर हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए और इसके लिए हमारी जो हुकूमत है वो बड़ी कोशिशें भी कर रही है, बहुत सारे डेलीगेशन मुख्तलिफ ममालिक के पिछले 4-5 महीनों में हमारे मुल्क में भी आए, यहाँ से हमने भी 3-4 ममालिक के दौरे किए हैं, कुछ दर्जनों के करीब MOUs भी साइन हो चुके हैं। अमली तौर पे अभी तक ना सऊदी अरब ने कुछ इन्वेस्ट किया है, ना अभी तक आज़रबाईजान से कुछ आया है, ना मलेशिया ने अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट की है। वो माहिदों तक तो हम महदूद हैं, लेकिन प्रैक्टिकली तो काम आगे नहीं बढ़ रहा है। इतना स्लो क्यों है प्रोसेस इन्वेस्टमेंट का कि IMF का अब प्रोग्राम अचीव किए भी काफ़ी टाइम हो चुका है, उसके बाद भी कुछ आगे नहीं बढ़े? एग्जैक्टली नहीं, देखिए आपके लिए IMF का प्रोग्राम साइन होना, एग्रीमेंट होना, अनाउंस होना एक और बात होती है, उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन होना एक दूसरी बात होती है। अभी मेरे अपने इन माय पर्सनल व्यू अभी ये जो मिशन आया है और उसके बाद जो मिशन की एक पॉजिटिव जो वाइब्स गई हैं, इससे आपकी वो इन्वेस्टमेंट जो है वो ट्रांसलेट हो जाएगी, जो अभी तक सिर्फ एक वोज की सूरत में थी ना कि आपको वो कह देते हैं कि जी हम आपसे करेंगे। ऐसा नहीं है कि देखें ये दो स्टेट्स के दरमियान बात होती है, ये दो इन्वेस्टर्स के दरमियान बात नहीं है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स नहीं है, ये स्टेट के दरमियान है। तो ये चीजें चलती हैं आस्ता आस्ता, लेकिन मसला ये होता है कोई भी इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में करेगा तो एक चीज याद रखें कि सबसे पहले वो उसकी सिक्योरिटी चाहता है, ठीक है। इसीलिए जो आपका आजकल आप देख रहे हैं कि नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर भी गवर्नमेंट जो है वो बार बार मीटिंग्स कर रही है कि आप ये बताइए कि सिक्योरिटी की क्या सिचुएशन है, क्योंकि जो इन्वेस्टर बाहर से आता है वो सबसे पहले कहता है कि रेट ऑफ रिटर्न हमारा क्या होगा, हमारी फैसिलिटेशन क्या होगी और हमारी सिक्योरिटी ऑफ द मटेरियल एज वेल एज ह्यूमन, दोनों की सिक्योरिटी हमारी कैसे होगी। तो नेचुरली अनफॉर्चुनेटली आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों से फिर एक टेररिज्म के सिलसिला फिर शुरू हुआ, उसने भी कुछ ना कुछ एक रिजर्वेशंस क्रिएट की हैं। लेकिन अब मेरा ख्याल ये है कि आफ्टर दिस IMF मीटिंग और प्रॉपर एग्जीक्यूशन जो कि एक कंडीशन भी थी, उसके बाद चूंकि सस्टेनेबिलिटी इज द इम्पॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द इकोनॉमी, ये नजर आएगा आपकी बीमार इकोनॉमी के अंदर, जो फ्रेजाइल इकोनॉमी के अंदर, वोलेटाइल इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आया करती। तो नेचुरली आप उसको एक नैरेटिव देंगे जहां आप सिक्योरिटी भी अश्योर करेंगे और रेट ऑफ रिटर्न भी अश्योर करेंगे, SIFC का काम करना भी अश्योर करेंगे, तो नेचुरली इट विल कम। आई डोंट थिंक सो कि इट इज अप टू ओनली द प्रॉमिस और एग्रीमेंट। तो अब डॉक्टर साहब चलें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो आना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, जो हमारा लोकल इन्वेस्टर है उसके मोराल को भी तो हम बार बार डैमेज कर रहे हैं। अभी हमने एक PIA की मिसाल देखी, किस तरह से उस केस को मिस हैंडल किया गया, अभी अब वो एक फर्दर प्रोसेस उसका चल रहा है। उससे पहले भी जो हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए जितने हम कॉम्प्लिकेटेड रूल्स बना देते हैं, जो हमारे टैक्सेशन के इश्यूज़ हैं, हमारा प्राइवेट इन्वेस्टर तो इस वक्त पीछे हटता जा रहा है। वो प्राइवेटाइजेशन भी होती है तो आप देखें 6 बिडर्स आए उस मामले में और 5 गायब हो गए, सिर्फ एक बोली वहाँ पर सामने आई, क्योंकि हुकूमत फैसिलिटेट करने या इंसेंटिवाइज करने को इस वक्त तैयार ही दिखाई नहीं दे रही है। इंटरेस्ट रेट की कमी की डिमांड की जाती है, 5-6-7% की गुंजाइश भी होती है, लेकिन वो ड्यू रिलीफ भी हुकूमत अपने पास रख लेती है और वो नहीं आगे फॉरवर्ड करती। इसी को हम कहते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी के डिसीजंस, राइट। देखिए मैं ये बिल्कुल आपसे एग्री करती हूँ, सिचुएशन ऐसी ही है
उसमें ये है कि जब हम बात ये करते हैं कि आप फॉरेन इन्वेस्टर के लिए SIFC की बात करते हैं, तो व्हाई नॉट लोकल इन्वेस्टर, राइट? दे शुड बी ऑन द प्रायोरिटी। तो हम उनके लिए सिमिलर इन्वेस्टमेंट जो है फैसिलिटेशन क्यों नहीं कायम कर सकते? चले बाहर के इन्वेस्टमेंट के लिए तो डायनामिक्स डिफरेंट है, लेकिन अपने आप के जो लोकल इन्वेस्टर है उसके लिए हम क्यों नहीं कर सकते? जहां तक आपने कंपनीज की बात की, पब्लिक एंटिटीज की और उनकी बात की, देखिए मैं तो इस चीज को समझती हूँ कि आपका नेशनल इन्वेस्टर हो या इंटरनेशनल इन्वेस्टर हो, इसको दोबारा से एक हेजमोनिक की सूरत में नहीं होना चाहिए। ये अफोर्डेबिलिटी हो, और अगर आपने किसी और को इसको हेजमनी दे देनी है ना, और उसने फिर एक्सप्लॉइट करना है, तो फिर अगेन सिचुएशन वही खड़ी है ना। तो इस तरह की चीजों को आपको देखना है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर कर रहा है तो वो किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे कर रहा है, और वो कितना आपको सुटेबल है। सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टमेंट होना या फॉरेन इन्वेस्टर होना जरूरी नहीं, और मैं समझती हूँ बहुत सारी आपकी कंपनीज ऐसी हैं जो लोकल अगर इन्वेस्टर लेंगे तो दैट विल बी फार मोर बेटर फॉर योर ऑन एम्प्लॉइज जो उसके अंदर काम करें, क्योंकि सोशो इकोनॉमिक कंडीशन आपकी बेहतर वो समझता है इन्वेस्टर जो यहाँ पे काम कर रहा है। तो वही फैसिलिटेशन अगर आप उनको दे दें। फिर एक और चीज जो आपने इन्वेस्टमेंट रजीम की बात की है जी, हाँ, इससे पहले ये मैं कहना चाह रही हूँ कि मोनोपोलाइज नहीं होना चाहिए जो सिचुएशन है। हाँ, इन्वेस्टमेंट रजीम की जो बात आपने की है, देखिए पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट रजीम इज द वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट रजीम इन साउथ एशिया 1990s का। प्रॉब्लम कहाँ आया है? प्रॉब्लम आया है कि एक आपकी इन्वेस्टमेंट रजीम का ऑब्जेक्टिव है, लेकिन जब आप उसको ट्रांसलेट करते हैं नीचे डिफरेंट आपने ऑर्गेनाइजेशंस बना दी, राइट? कि ये इस हिस्से को डील करेगा, इस हिस्से को डील करेगा, वो उस ऑब्जेक्टिव के साथ कनेक्टेड ही नहीं है। सो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इसको फार मोर कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है जी, बजाय इसके कि आप वो मेन ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि पाकिस्तान इज ए इन्वेस्टमेंट हंगर कंट्री एट दिस टाइम। पावर सेक्टर में आपको चाहिए, एग्रीकल्चर में चाहिए, एजुकेशन में चाहिए, आपको सॉफ्ट जो आपका ये IT सेक्टर है इसके अंदर चाहिए। लेकिन जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई हैं, लाइन एजेंसीज बनी हैं इन्वेस्टमेंट रजीम के अंदर, दे आर नॉट क्लियर व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाट दे आर अप। ठीक है। दैट्स माय एनालिसिस। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नूर फातिमा साहिबा, हमारे माशियात हमारे साथ। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि पिछले एक महीने के अंदर तकरीबन 2,500 कंपनीज़ ने सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन में खुद को रजिस्टर करवाया, और उसमें सबसे बड़ी तादाद IT कंपनीज़ और ई-कॉमर्स कंपनीज़ की थी। लेकिन इस सेक्टर को जो दरपेश मसाइल हैं वो अब कैसे हल होंगे, इस सेक्टर को कैसे फैसिलिटेट किया जा सकता है, एक ब्रेक के बाद इस पर मज़ीद बात करें। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। तो पिछले एक माह के दौरान जो कंपनीज़ इस वक्त सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन में रजिस्टर हुई हैं उनकी जो तादाद है वो तकरीबन 2,477, और उसमें सबसे ज़्यादा IT और ई-कॉमर्स से वाबस्ता कंपनीज़ की तादाद है। तो इसका मतलब कि इस सेक्टर को बहुत तेज़ी के साथ लोग इख्तियार भी कर रहे हैं, और जो इसका मुस्तकबिल है वो एक बड़ा रोशन है, और इससे लोग फ़ायदा उठाने के लिए जोक दर जोक आगे भी आ रहे हैं। लेकिन अब हमारे मुल्क में हर थोड़े अरसे के बाद हम देखते हैं कि कोई ना कोई मसला इंटरनेट के इस्तेमाल को लेकर या VPNs को लेकर दरपेश रहता है। इस वक्त भी गैर रजिस्टर्ड VPNs के खिलाफ बड़ी तेज़ी के साथ हुकूमत सरगर्म है और इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, इसको ब्लॉक करने की कोशिश कर रही है। दीगर भी कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर ये काम किया जा रहा है, लेकिन मुकम्मल तौर पर इस पर अमल दरामद हो क्यों नहीं पा रहा है, क्या मुश्किलात हैं, और फिर इससे जो एक नॉर्मल यूज़र्स हैं इस इंडस्ट्री के वो किस हद तक इफेक्ट हो रहे हैं, इस पर हम गुफ्तगू करें। डॉक्टर सुहेल मुनीर साहब IT एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन की जब भी लिस्ट आती है, वो एक मंथली लिस्ट हो, वो वीकली लिस्ट हो, सबसे ज़्यादा IT कंपनीज़, ई-कॉमर्स की कंपनीज़ रजिस्टर हो रही हैं, लेकिन फैसिलिटेशन इस सेक्टर में अभी भी हमें वो नज़र नहीं आ रही है जो तकाज़े हैं इस फील्ड के। कहाँ पर लैग कर रही है हमारी हुकूमत? अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए, जैसे आपने राइटफुली कहा कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर कंपनी, ज़्यादातर इकोनॉमिक एक्टिविटी डिजिटल रेल में हो रही है, डिजिटल साइड पे हो रही है। वो कंपनीज जो कि चाहे वो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में है, चाहे वो ई-कॉमर्स की कंपनीज हैं, सबसे ज़्यादा वही रजिस्ट्रेशन है, और ये बात लॉजिकल भी है। देखिए, दुनिया बदल रही है, वी आर नाउ मूविंग इनटू अ डिजिटल एरा, और सबसे ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी डिजिटल इकोनॉमी में है। हम एक इंडिया की मिसाल देखते हैं कि इंडिया की जो डिजिटल इकोनॉमी है वो इंडिया की ट्रेडिशनल इकोनॉमी से 2.4 टाइम्स ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है, और सारी दुनिया में आप ये ट्रेंड देखेंगे। अच्छा, हमारे पास भी सर्टेनली 2/3 ऑफ आवर पॉपुलेशन इज़ यूथ, तो जो डिजिटल
टेक्नोलॉजीज हैं, डिजिटल ई कॉमर्स है, डिजिटल कॉमर्स है, ऑफ कोर्स जो वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही है वो ट्रेडिशनल इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा है। अब इसमें हम ज़ाहिर बात है, आपका जो मेन टॉपिक आज है वीपीएन्स का, देखिए वीपीएन है क्या। वीपीएन एक किस्म का एक इंटरनेट जो है, ये कब जब इन्वेंट हुआ था, जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ था, तो उस वक़्त इसका यूज़ ये था कि इसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी। वो कभी भी एक कॉमर्स का, ट्रांजैक्शंस करने का, आपस में सिक्योर कम्युनिकेशन करने का मीन नहीं था। तो इनहेरेंटली इंटरनेट के अंदर सिक्योरिटी नहीं थी। मीनिंग कि आप जो इंटरनेट के ज़रिए मुझसे डिस्कस कर रहे हैं, आप एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो बीच में कोई भी उसको इंटरसेप्ट कर सकता था, उसको देख सकता था। अच्छा, वीपीएन क्या है? वीपीएन एक किस्म की टेक्नोलॉजी है जो कि टनल क्रिएट कर देता है मेरे से और मेरी एंड डेस्टिनेशन से के बीच में, ताकि बीच में उसको कोई इंटरसेप्ट ना कर सके, वो सिक्योर हो जाए। अब अगर एक सॉफ्टवेयर हाउस है, पाकिस्तान में एक फ्रीलांसर बैठा है, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहा है अमेरिका में एक कंपनी के लिए, तो उस अमेरिका में एक जो कंपनी है उसके सिस्टम से इस जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर कराची में फ्रीलांसर एक लड़का बैठा हुआ है जो काम कर रहा है, उसके लैपटॉप से उनके सिस्टम तक सिक्योरली कनेक्ट करने का तरीका वीपीएन है। ज़ाहिर बात है, जो कंपनीज पाकिस्तान में हमें बिजनेस दे रही हैं, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट का, आईटी एक्सपोर्ट का, उन्होंने अपना डेटा आपको सिक्योर करना है। उस चीज़ के लिए वो उनको एक अनलिमिटेड फ्री अनसिक्योर इंटरनेट के जरिए एक्सेस नहीं देंगी अपने सिस्टम्स को, वीपीएन के जरिए देती है। जहाँ पे ये इसका सिग्निफिकेंट फ़ायदा है, वहाँ इसके दूसरा नुकसान ये है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि प्रॉपर कंटेंट के जो इनसिक्योर कंटेंट है, जो कि हार्मफुल है बच्चों के लिए, लोगों के लिए, उस कंटेंट को रिस्ट्रिक्ट भी करे। एग्जाम्पल हो सकती है पोर्नोग्राफी, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उसको वो रोके। ब्लास्फेमस कंटेंट, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उसको रोके। सुप्रीम कोर्ट, आप पाकिस्तान में जब कभी खुदा ब्लास्फेमस कंटेंट आता है तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट हुकूमत को कहती है ना, पीटीए को कहती है कि आप इसको रोकें। अब पीटीए सर्टेनली उसको फिल्टर करती है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी इंटरनेट का मवाद आ रहा है उसको वो देखती है कि पाकिस्तान की हुकूमत की पॉलिसीज़, आपके जो माशरती नॉर्म्स हैं, उसके हिसाब से सही कंटेंट आए और गलत कंटेंट अवेलेबल पाकिस्तान में ना हो। अच्छा, अब इसको बाईपास करने का तरीका क्या है कि जनाब आपने वीपीएन कनेक्शन लिया और आपने जो सर्वर है दुनिया में जहाँ से डेटा आ रहा है, उसको ये इंप्रेशन दिया कि आप अमेरिका में या यूके में हैं। तो आपने क्या किया कि एक टनल क्रिएट किया एक सर्वर के साथ जो कि पाकिस्तान से बाहर है, ताकि ये जो गवर्नमेंट ने फिल्टर करना है इस ट्रैफिक को, उसको बाईपास किया जा सके। ये बेसिकली इस वक्त इशू है कि लोग उसको बाईपास करने के लिए वीपीएन यूज करते हैं। गवर्नमेंट एक तो कोशिश करती है कि गलत कंटेंट, गलत मवाद ना आए, अगर यानी किस चीज का अब्यूज ना हो। अब डॉक्टर साहब यहाँ सवाल ये पैदा होता है, जो एक रजिस्टर्ड वीपीएन और एक गैर रजिस्टर्ड वीपीएन, अब इसमें कैसे फर्क पड़ेगा? जो रजिस्टर्ड वीपीएन है, क्या उस पर इस तरह के जो ये सेंसिटिव डेटा है वो इस तक अगर हम एक्सेस हासिल करेंगे तो ये लीगल है? जी सर, मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर। अब क्या है कि अगर वो मेरा एक क्लाइंट है सॉफ्टवेयर हाउस अमेरिका में और वो मुझे कह रहा है कि मेरे सिस्टम के साथ तुम वीपीएन के जरिए कनेक्ट हो जाओ, तो पीटीए कहती है कि जनाब आप उसको, जो भी ऐसा जेन्युइन लीगल बिजनेस है, जिस आपका एक लीगल मकसद है जो पॉलिसी से मुताबिकत रखता है, आप उसे रजिस्टर करा ले, हम रजिस्टर कर लेंगे, उसे हम ब्लॉक नहीं करेंगे। अच्छा, अब क्या है कि दूसरी तरफ जहां पे वो सॉफ्टवेयर कंपनी जो अमेरिका में बैठी है, जो मुझे कह रही है मेरे सिस्टम के साथ वीपीएन से कनेक्ट कर लो, वहीं पे बहुत सारी ऐसी इंटरनेट कंपनियां हैं, वो क्या करती हैं कि उन्होंने ये सर्वर्स अवेलेबल किए हैं पब्लिक के लिए, उसकी वो सब्सक्रिप्शन फी लेती हैं। तो जो तो रिलायबल सिक्योर वीपीएन ऐसे नेटवर्क्स हैं जो आपको वीपीएन सर्विस देते हैं, वो आपसे उसके $10-15 लेती हैं महीने के, वहां तक तो ठीक है। ज़्यादातर पाकिस्तान से जो लोग वीपीएन एक्सेस करते हैं वो उन रिलायबल प्रोवाइडर से नहीं लेते। वो क्या करते हैं कि वो जो फ्री में बहुत सारे और कंपनियां हैं इंटरनेट पे, कोई ना कोई फ्री वीपीएन एक्सेस दे रहा है। अब सवाल ये है कि वो आपको फ्री वीपीएन एक्सेस क्यों दे रहा है? कहीं ना कहीं तो कोई कैच है ना, देयर इज नो फ्री लंच।
टिपिकली जो ऐसे प्रोवाइडर्स जो कि रेप्यूटेबल नहीं हैं, जो आपको फ्री एक्सेस दे रहे हैं, वो या तो उस वीपीएन एक्सेस के जरिए आपके कंप्यूटर के अंदर मेलवेयर आ रहा है, ठीक है, वायरस आ रहा है, मेलवेयर आ रहा है, जिससे वो आपकी इंफॉर्मेशन स्टील कर रहे हैं। ये कुछ ना कुछ ऐसी चीज है कि जहां पे आपका डेटा उनके पास जा रहा है, वो क्योंकि रिलायबल कंपनीज नहीं हैं, उन्होंने कंप्लाई नहीं कर रही जो भी रेगुलेशन से, वो आपको जो फ्री सर्विस दे रही, तो कोई ना कोई तो कैच है। हाँ, कुछ कंपनीज ऐसी हैं, वो उनका कैच ये है कि आपके डेटा को चोरी नहीं कर रही या आपके कंप्यूटर में मेलवेयर नहीं डाल रही, बट आपको एडवर्टाइजमेंट भेज रही हैं। तो देयर इज नो फ्री लंच। कहीं ना कहीं जब आप ये फ्री सर्विस ले रहे हैं, वो जो रिलायबल जिन कंपनीज से ये वीपीएन लिया जा रहा है, तो उस वीपीएन के जरिए भी तो सेंसिटिव डेटा तक एक्सेस हो सको, उस रिलायबल वीपीएन के जरिए भी तो वहां तक पहुंचा जा रहा है, जबकि गवर्नमेंट तो उस डेटा को बैन करना चाहती है। गवर्निंग मैकेनिज्म है जो एक इस्टेब्लिश रिलायबल कंपनीज हैं, वो कहीं ना कहीं कंप्लाई करती हैं। अब यहीं पे अगली बात ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक बेसिक पॉलिसी पीटीए ने बनाई हुई है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि नंबर 1 इसके ऊपर प्रॉपर पॉलिसी बनाए, ठीक है, और ये पॉलिसी, इस लेवल की पॉलिसीज जो है ना, देयर हैज टू बी समथिंग कॉल्ड डिजिटल डेमोक्रेसी, के जहाँ पे स्टेक होल्डर्स के साथ डिटेल कंसेंसस हो, कि जहाँ सारे लोग एग्री करें कि ये इस किस्म की यूजेज लीगल है, इस किस्म की यूजेज को देयर शुड बी कंसेंसस टू ब्लॉक इट। अच्छा, उसमें फिर होगा ये कि जो रिलायबल रेप्यूटेबल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो क्या करेंगे कि आप उनको रेगुलेट करोगे। मिसाल के तौर, एक कंपनी है जो कि वीपीएन सर्विस दे रही है, वीपीएन प्रोवाइडर है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर उसको वाइट लिस्ट करेगी तो उस कंपनी के साथ एंगेज होगी, सही, कि जनाब हम आपको पाकिस्तान में वाइट लिस्ट करेंगे, आप इंश्योर करें कि आप हमें केवाईसी इंफॉर्मेशन देंगे जब कोई साइन अप करेगा, ठीक है, हमारी जो डिजिटल जुरिस्डिक्शन है पाकिस्तान की, वहां पे एंटी पाकिस्तान मवाद, वो टेररिस्ट एक्टिविटीज आ रही है, तो हमारे आपके साथ एक एग्रीमेंट है कि उस चीजों में वहां पे आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सपोर्ट करोगे। अगर वो नहीं करते तो अपनी लोगों की प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट बिल्कुल हक बजानिब होगी कि उसको ब्लॉक करे। अब मसला दो और मसले आते हैं। जी जी, जल्दी से। एक आ रहा है कि जी आप कहते हैं कि इंटरनेट ट्रैफिक जो है वो स्लो हो जाती है वीपीएन से। पहले पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कहा, उसके ऊपर गवर्नमेंट का यानी कि थोड़ा सा लोगों ने इस बात पे मजाक भी उड़ाया। बात सर ये है कि इंटरनेट ट्रैफिक जो है ना, जब मैं आप वीडियो देख रहे हैं तो है क्या कि पाकिस्तान में 1 लाख लोग एक सर्टेन वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो मैंने देखी, अब आप वो वीडियो देख रहे हैं, वो वीडियो दोबारा डाउनलोड नहीं होती। जो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, आईएसपीज हैं, साइबरनेट, पीटीसीएल वगैरह, ये क्या करते हैं कि उस मवाद को जो बार बार देखा जाना है उसको अपने पास लोकली कैश कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। अच्छा, अब क्या है कि जब आप प्लानिंग करते हैं कैपेसिटी की, तो आप ये देखते हैं कि अच्छा जी मेरे पास इतने लाख लोग हैं जिन्होंने यूज करना है, ये मवाद आएगा, मैं इसको कैश कर रहा हूं, तो उस तरह ट्रैफिक आप उस तरह प्लान करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि जब हर कोई वीपीएन यूज करेगा तो वो कैश नहीं हो सकेगा। हर दफा वही मूवी जो मैंने देखनी है, वही मूवी जो आपने देखनी है, पॉइंट टेकन। डॉक्टर साहब, आने वाले दिनों में मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर सुहेल मुनीर साहब, आईटी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो अब स्मोक इस वक्त कहाँ फैलती जा रही है, कितना उससे नुकसान हो रहा है, एक ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अब पंजाब के बड़े बड़े शहरों में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज की जा रही है। लाहौर और मुल्तान अब इसकी जद में आ चुके हैं और हर अगले दिन हम सरप्राइजिंगली ये देखते हैं कि कोई दूसरा शहर एयर क्वालिटी इंडेक्स में टॉप पर होता है। और आज ये सूरत हाल रहीम यार खान के साथ रही है। एक अब सिलसिला चल पड़ा है कि हर साल ये जो सर्दी के महीने हैं इसमें पूरे पंजाब में, और अब पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा तक भी ये मामला पहुँच चुका है। तो आने वाले दिनों में ये कितना मज़ीद शदीद हो सकता है। COP29 में बड़े बड़े ममालिक आए और कई ऐसे बड़े ममालिक भी थे जो कि बहुत बड़ा हिस्सा इस वक्त इस आलूदगी को फैलाने में उनका है, लेकिन वो उस कॉन्फ्रेंस से गायब थे। फ्रांस ने, भारत ने या अमेरिका ने उसमें शिरकत ही नहीं की है। तो जब तक ये ममालिक नहीं आएंगे और इस मामले को संजीदगी से नहीं सोचेंगे और फंडिंग में अपना हिस्सा नहीं डालेंगे, तो पाकिस्तान और जैसे दीगर तरक्की पजीर ममालिक इस चैलेंज से कैसे निपट सकते हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अहमद राफ़े आलम साहब, इन्वायरमेंटल लॉ, हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये इस मसले का हल है क्या? हर साल हम इसको एक रूटीन में देखते हैं, 3
3-4 महीने तक हम मुख्तलिफ पाबंदियाँ आयद करते हैं, न सिर्फ जानी बल्कि माली भी बहुत बड़ा नुकसान हम उठाते हैं और फिर फरवरी के बाद अपने उस रूटीन में लग जाते हैं, तो इसके तदारुक के लिए किन इक़दामात की ज़रूरत है? अस्सलाम वालेकुम जी, और शो पे बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से हम सबसे बड़ी गलती जो करते हैं, हम समझते हैं ये लाहौर का स्मॉग का और सर्दियों का सिलसिला है। इस दफ़े तो हमने देख लिया ये लाहौर का मसला नहीं है, ये पंजाब का भी नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। आपने पेशावर का भी जिक्र किया। और दूसरा, ये सर्दियों का मसला नहीं है। जो से धुआं आज निकल रहा है, जो सनत से धुआं आज निकल रहा है, वो जून जुलाई में भी निकल रहा था। फ़र्क ये है कि गर्मियों में गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है, फिर बरसात के बारिश आती है मानसून की, उससे हवा जो है थोड़ी सी साफ हो जाती है। मगर सालाना तौर का मसला है, और जब तक कि हम इसको लाहौर तक महदूद समझेंगे, सर्दियों का मसला समझेंगे, हम इसका हल नहीं निकाल सकते। बिकॉज जो एयर पोल्यूशन और हवाई आलूदगी के सोर्सेज जो हैं, जो हमें पता चल रहे हैं, वो हैं गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, मोटरसाइकिल ट्रकों से धुआं जो निकलता है, बिजली की पैदावार जो कोयले और फर्नेस ऑयल से होती है, और जो सनती आलूदगी पैदा होती है। ये तीनों चीज़ें जो हैं तकरीबन 70% सालाना तौर की हवाई आलूदगी पैदा करते हैं पंजाब में। और जब तक कि इन पे काबू ना किया जाए, आप जो मर्जी ग्रीन इनिशिएटिव्स ले लें, जो मर्जी स्कूल बंद कर लें, जो मर्जी लॉकडाउन्स करें, उसे शायद फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब साहब, इस पहले हमें फ्यूल को तब्दील करने की तरफ जाना पड़ेगा कि जो हमारा ऑटोमोबाइल का फ्यूल है या जो हमारा बिजली पैदा करने का फ्यूल है, उसको हम पहले रिप्लेस करें और फिर एक ग्रेजुअल हम चेंजेस करते चले जाएं। कुछ ऐसा नहीं जी, सारी चीज़ें एक वक्त। आपको रिफाइनरीज अपग्रेड करनी पड़ेंगी, रिन्यूएबल एनर्जी पड़ेगा, सनती आलूदगी पे काबू करना पड़ेगा। ये जो साल में 2-3 हफ्तों के लिए फसलों की बकायात को जलाया जाता है, इस पे काबू करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी बढ़ानी पड़ेगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पैसे डालने पड़ेंगे, जो कूड़ा हम जलाते हैं उस पे काबू करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें एक वक्त मुसलसल सालों के लिए आपको करना पड़ेगा। इसमें टाइम लगेगा और अरबों रुपए लगेंगे। और ये छोटे वक्त की बात नहीं है, ये 5-7 साल भी नहीं। मैं कहता हूँ ये सारी चीज़ें अगर हम आज से शुरू करें, शायद 10 साल में 30 से 40% हवाई आलूदगी में कमी हो सकती है। शायद इस 10 साल में हमें अरबों डॉलर्स की भी फिर ज़रूरत पड़ेगी, और उसके लिए हमें ज़ाहिर है इंटरनेशनल फंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी फिर। और इसीलिए जो पैसे हमारे शहरों में आज अगर देखें, कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में जो पैसे खर्चे जा रहे हैं, वो गाड़ी वालों के लिए खर्चे जा रहे हैं। वही अगर अरबों रुपए हम एयर क्वालिटी मॉनिटर्स में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, माहौलियाती कानून की क्या कहते हैं इन्फोर्समेंट पे लगाएं, तो शायद हमें नतीजे नजर आए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद रफ़ी आलम साहब, एनवायरमेंटल लॉयर एंड एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद थे। आने वाले दिनों में इस मौजू पर हम फिर मज़ीद भी गुफ्तगू करते रहेंगे। इसी के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।